बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर 9 के अंदर हम मज़ीद दो एलजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक वुचूरिया और एक जो है वो पिनुलैरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम वुचेरिया को डिस्कस करेंगे। वुचेरिया की क्लासिफिकेशन इस तरीके से है कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, फाइलम ज़ैंथोफाइटा है, क्लास ज़ैंथोफाइसी, ऑर्डर हेट्रोस्फोनेलस या हेट्रोस्फोनेल्स, फैमिली वुचेरेसी और जीनस वुचेरिया। इसके साथ में एक डायग्राम अटैच की गई है जिसके अंदर आप वुचेरिया के हवाले से देख सकते हैं कि वुचेरिया का एक छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। कि सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता दूं कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इसकी बॉडी है वो थैलस लाइक है। थैलस लाइक आपने एफएससी के अंदर सीखा हुआ है कि ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसके अंदर ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स जो हैं वो मौजूद नहीं होती, ऐसी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो मौजूद नहीं होती। तो ये फिलामेंटस है, और फिलामेंटस भी ऐसी कि सीनोसिटिक है। ठीक है, सीनोसिटिक ऐसे ही चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद ना हो, मतलब इसके अंदर आपको कोई भी पार्टीशन दिखाई नहीं देगी। ये सिंपल मतलब कि पूरा एक सेल होता है जो कि फिलामेंट की शक्ल में बड़ा हुआ होता है और इसके अंदर बहुत से न्यूक्लियाई जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक बेस के ऊपर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइजॉइड भी कह सकते हैं, हेप्टेरॉन भी कह सकते हैं, जो इसको अटैचमेंट के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके अलावा ये जो वुचेरिया है ये हमें फ्रेश वाटर के अंदर और मॉइस्ट सॉइल के अंदर ग्रीन मैट्स, मतलब कि पूरे पूरे ग्रीन कलर का जो है ना, इस तरह लगता है कि जैसे एक मैट जो है वो बिछा हुआ है। इस तरीके से वुचेरिया जो है वो मौजूद होते हैं पानी के अंदर या मॉइस्ट सॉइल के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको एक और बात जो है वो दिखा देता हूँ कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पर जो है वो एंथ्रीडियम है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और साथ में एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है ओगोनियम, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये भी हमने आगे चलकर पढ़ना है। ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बाद सेल स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करने लगे। इसका सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बाहर सेल वाल होती है थिन, और उस सेल वाल की दो लेयर्स होती हैं। जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर लेयर जो है वो पैक्टिक सब्सटेंसेस की बनी होती है। इसके अंदर सेप्टा जो है वो ऐसा नहीं है, सिनोसिटिक होता है, लेकिन जब इसमें से वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो भी हमने देखा है कि एक जो है वो मेल एंथ्रीडियम है और फीमेल ओगोनियम है, जब वो स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो उनकी बेस के ऊपर जो है वो सेप्टम मौजूद होता है। अगर इसका सेल स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो साइडों की तरफ पुश हुआ होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके पास सिर्फ बाउंड्री के ऊपर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, मतलब पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। और ऐसा साइटोप्लाज्म जो मतलब कि सिर्फ बाउंड्री के ऊपर हो उसे हम प्राइमोर्डियल अट्रिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वैक्यूल जो है वो सैप से भरा हुआ होता है। इसके अंदर मैनी न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, क्यों इस तरीके से हम कह रहे हैं कि मैनी न्यूक्लियाई, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई सेप्टा मौजूद नहीं होता, ये सिनोसिटिक होते हैं। और इसके अंदर डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जिसको डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट भी हम कह सकते हैं। और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि जो जेंथोफिल्स हैं ये डोमिनेंट पिगमेंट होता है इनके अंदर, जिसकी वजह से इनका जो करेक्टरिस्टिक कलर है, मतलब जो इनका ख़ास कलर है येलो ग्रीन कलर, वो इनको मिलता है। इनके सेल्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें किसी किस्म का कोई पायरेनॉइड मौजूद मतलब कि नहीं मिलता, इसीलिए स्टार्च भी जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर स्टार्च मौजूद नहीं है तो इनके अंदर जो फूड मटेरियल है वो किस शक्ल के अंदर रिजर्व होगा, तो वो बेसिकली ऑयल ड्रॉपलेट्स की शक्ल के अंदर होता है। यहाँ पर डायग्राम्स अटैच की गई हैं जो दिखा रही है कि इसका फिलामेंटस जो है वो स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई सेप्टा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी मतलब कि फिलामेंट को जब कट किया गया, ट्रांसफ़र सेक्शन लिया गया, तो इस तरीके से हमें ये सेल जो है वो नज़र आ रहा है कि जिसके सेंटर के अंदर वैक्यूल है, और इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स भी आप देख सकते हैं, और इसके वैक्यूल के इर्द गिर्द बहुत से न्यूक्लियाई हैं, जिससे हम ये कह रहे हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, और साथ में जो है वो इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स हैं, जिनके अंदर जो दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जिनको हम एसेसरी पिगमेंट्स भी बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी। जूस्पोर बनता है और साथ में प्लानोस्पोर बनता है। ठीक है, तो टेक्स्ट से पहले हम जो है वो इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली जो डायग्राम है इसके अंदर दिखाया गया है कि कोई सी भी मतलब कि एक ब्रांच होती है वो एकदम से उभर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लिखा हुआ है बल्ज ब्रांच टिप, मतलब कि एक ब्रांच जो है वो उभरेगी, बल्ज होगी,
और उसके अंदर एक क्रॉस वॉल बनता है। जो सेकंड डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक क्रॉस वॉल बनता है, और जब क्रॉस वॉल बनता है तो उस स्ट्रक्चर को आप स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं या जू स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ब्रांच थी, उसके अंदर एक क्रॉस वॉल बनी, एक सेप्टा बना, और उस पूरे स्ट्रक्चर को हमने कह दिया स्पोरेंजिया, ठीक है, या जू स्पोरेंजिया कह दिया। उस जू स्पोरेंजिया के अंदर या उस स्पोरेंजिया के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो एक तरह से पैक हो जाता है, ठीक है। अब जब वो पैक होता है तो उस पैक मटेरियल को हम जू स्पोर कहते हैं, या यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है सिन जू स्पोर। सिन मतलब कि उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियाई जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये जो स्पोरेंजियम है ये रप्चर होगा और इसमें से जो जू स्पोर है वो बाहर आ जाता है, या सिन जू स्पोर भी बोल सकते हैं। अब इस जू स्पोर की ख़ास बात ये होती है कि आप देखें कि इसके सेंटर के अंदर वैक्यूल है, ठीक है। इसके सेंटर के अंदर वैक्यूल है और इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो बाउंड्री के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। और एक ख़ास बात याद रखिएगा कि हर न्यूक्लियस में से दो जो हैं, मतलब कि हर न्यूक्लियस के लिए दो फ्लैजेला जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जू स्पोर है ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये मूव कर सकता है। और फिर देखते ही देखते आप इस डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जू स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा और उससे दो जो है वो ट्यूब आप कह सकते हैं कि निकलती हैं, जर्म ट्यूब्स निकलती हैं। एक से राइजॉइड बन जाएगा और एक से दूसरा जो इसका प्रॉपर फिलामेंट है वो बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल डायग्राम से हम जू स्पोर फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। इसको मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि एक ब्रांच है वो बल्ज होगी, उसके अंदर सेप्टा बनेगा, उसके सेप्टा बनने से वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। उस स्पोरेंजिया के अंदर जो मटेरियल है वो पैक होगा, उसको जू स्पोर कहते हैं। स्पोरेंजिया रप्चर होगा और उसमें से जू स्पोर बाहर आ जाएगा। उस जू स्पोर की ख़ास बात ये होती है कि उसके सेंटर के अंदर वैक्यूल होता है और उसके बाउंड्री के ऊपर न्यूक्लियस अरेंज होते हैं, और जब वो न्यूक्लियस अरेंज होते हैं तो उसके हर न्यूक्लियस के लिए जो है वो दो दो फ्लैजेला जो है वो मौजूद होते हैं। ये जो जू स्पोर है ये तैरता हुआ किसी भी चीज़ के ऊपर जाकर अटैच होगा और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी, और इससे दो जो है वो ट्यूब्स निकलती हैं, एक से राइजॉइड बन जाएगा और एक से बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, ठीक है। तो इस सारे टेक्स्ट के अंदर भी यही सारी बातें जो हैं वो की गई हैं। उसके बाद दूसरा तरीकाकार जो है वो है जी अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन की भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम हमने यहाँ पर ली गई है, ठीक है। इसी को हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें भी इसी तरीके से एक ब्रांच जो है वो बल्ज होती है, ठीक है। ब्रांच जब बल्ज होगी तो नीचे एक सेप्टा बनता है। सेप्टा बनने के बाद जो मटीरियल है उसको पैक कर दिया जाता है, और जब वो मटीरियल पैक हो जाता है उसको हम अप्लानोस्पोर कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो अप्लानोस्पोरेंजियम है वो रप्चर होता है और उसमें से अप्लानोस्पोर बाहर आ जाता है और बाद में वो जर्मिनेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जू स्पोर में भी तो ऐसा ही हुआ है, तो जू स्पोर और अप्लानोस्पोर में फिर फ़र्क क्या हुआ? तो बेसिक फ़र्क ये है कि अप्लानोस्पोर में आपको किसी किस्म का कोई फ्लैजेला नज़र नहीं आना, जबकि जू स्पोर के ऊपर आपको फ्लैजेलम मौजूद होते हैं, नज़र आते हैं, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो जू स्पोर है, अप्लानोस्पोर है, ये एक ही स्पीशी के अंदर नहीं होता। वुचेरिया की कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर जू स्पोर फॉर्मेशन होती है, और जो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन होती है। और अप्लानोस्पोर के अंदर भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक जो आप डायग्राम डी के अंदर देखते हैं कि जैसे ये प्लानोस्पोर बनता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है, एक तो ये मतलब सीधा सीधा ये हो गया, ठीक है। दूसरे इसके पास क्या होता है कि सम टाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो अप्लानोस्पोर होता है उसके अंदर का मटीरियल मज़ीद सब डिवाइड हो जाता है। जिस तरह आप ये डायग्राम के अंदर, लास्ट वाली डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि प्लानोस्पोर के अंदर मटेरियल मज़ीद पैक हो गया छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं इनको आप सिस्ट भी कह सकते हैं, इनको एकाइनिड्स भी हम कहते हैं, इन्हीं को हम हिप्नोस्पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्ट कह सकते हैं, एकाइनिड्स कह सकते हैं, हिप्नोस्पोर्स कह सकते हैं, और ये मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये सारे मामलात होते हैं। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जो सिस्ट हैं, ये जो एकाइनिड्स हैं, ये जो हिप्नोस्पोर्स हैं, ये जर्मिनेट करके नया वुचेरिया की जो बॉडी है उसको बना देते हैं। इसके हवाले से यहाँ पर आप नीचे टाइटल देख सकते हैं जो डायग्राम ई का है, गोंगरो सीरा स्टेज भी इसको बोलते हैं। अब ये जो गोंगरो सीरा स्टेज है ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक एल्गी से मिलती है जिसका नाम है गोंगरो सीरा एल्गी, और वो जो एल्गी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डैट्स वाई हमने उसके हवाले से कोई मज़ीद डिस्कशन नहीं करनी।
तो इस स्लाइड के अंदर यही सारी बातें जो हमने डायग्राम के अंदर सीखी हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से देखा है कि किस तरीके से ज़ूस्पोर फॉर्मेशन और अप्लानोस्पोर फॉर्मेशन होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कशन करते हैं। बहुत ही सिंपल इसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ब्रांच जो है वो निकली है और उससे जो है वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना है। इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को आप एंथ्रीडियम कहते हैं और इसके साथ जो ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम ओओगोनियम का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें भी डायग्राम साथ में बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो हम डायग्राम की तरफ ही चलते हैं, वहाँ से इसको सीखते हैं, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पर दोनों चीज़ों की जो डेवलपमेंट है वो साथ साथ दिखाई गई है। सबसे पहले एंथ्रीडियल ब्रांच आप देख लें, ठीक है। ये एंथ्रीडियल ब्रांच से आगे चल के जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो बनना, ठीक है। ये एंथ्रीडियल ब्रांच थोड़ी सी बड़ी होती है, आगे की तरफ कर्व करती है और हुक लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। और जैसे ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो आपको यहाँ पर सेप्टम जो है वो दिखाई दे रहा है कि इसकी टिप जो है उसका सेप्टम बन जाता है, मतलब कि एक छोटी सी डिवीजन बन जाती है। और इस सेप्टम के अंदर जितने भी मतलब कि न्यूक्लियाई होते हैं वो अलग अलग सेल के अंदर पैक हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि मतलब कि इस सेप्टम के अंदर जितना भी न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग पैक क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने आगे चल के एंथीरोज़ॉइड्स बनाने होते हैं, जो आप इस डी डायग्राम के अंदर बिल्कुल नीचे देख सकते हैं कि इस जो मेल स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियम, इसके अंदर से ये गैमीट्स, मेल गैमीट्स जो है वो बनते हैं, जिनको हम एंथीरोज़ॉइड्स कहते हैं। इन मेल गैमीट्स की ख़ास बात ये है कि इनके ऊपर 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं और वो दोनों लेटरल साइड के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये मेल एंथ्रीडियम तैयार होता है और इस एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट्स, एंथीरोज़ॉइड्स जो हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलें अब फीमेल के हवाले से देख लेते हैं। दोबारा से डायग्राम ए की तरफ आ जाएँ कि यहाँ पर एक जो है ना वो पिगमेंटलेस साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा होता है, जिसको यहाँ पर वैंडर प्लाज्म भी बोला गया, ठीक है। वैंडर प्लाज्म उसको कहते हैं जो मतलब कि जिसके अंदर कोई ख़ास कलर ना हो, ठीक है। कलरलेस पिगमेंट होता है या सॉरी कलरलेस साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम सिंपली वैंडर प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते देखते एक उभार आ जाएगा जिसको यहाँ पर यंग ओओगोनियम कहा गया है और वो यंग ओओगोनियम डेवलप होते होते प्रॉपर फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब दोनों ऑर्गन्स की मतलब कि मेल की और फीमेल ऑर्गन्स की ख़ास बात ये है कि इनकी टिप के ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है। जैसे ही ये मैच्योर होते हैं तो एंथ्रीडियम का भी सुराख ओपन हो जाता है, ठीक है, पोर ओपन हो जाता है। और जो फीमेल ओओगोनियम है उसका भी पोर ओपन हो जाता है। और जो मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसकी जो हुक होती है वहाँ से सारे जो एंथीरोज़ॉइड्स हैं वो एंटर हो जाते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। और जैसे ही एंटर होते हैं तो एंटर तो बहुत ज़्यादा होते हैं एंथीरोज़ॉइड्स, लेकिन उनमें से सिर्फ एक एंथीरोज़ॉइड जो है वो ओओगोनियम के साथ फ्यूज़ करता है और वहाँ पर क्या बना देगा, ज़ाइगोट बना देगा, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें तो ये दोनों चीज़ें मतलब जो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एंथ्रीडियम में से एंथीरोज़ॉइड्स निकलते हैं और वो फीमेल ओओगोनियम के अंदर एंटर हो जाते हैं। अच्छा, जब ये इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई है और ज़ाइगोट बन गया है, तो बाद में ये जो ज़ाइगोट है ये अपने गिर्द जो है वो एक थिक वाल सेक्रीट कर देता है और oospore बन जाता है। ये oospore थोड़ी देर के लिए मतलब कि ऐसे ही रेस्टिंग स्टेज पे रहता है। जैसे ही मतलब कि इसमें फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये oospore जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा। इसकी जर्मिनेट की ख़ास बात ये है कि मतलब कि पहली जो डिवीज़न होती है वो मियोसिस की होती है, ठीक है। वो मियोसिस की इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर तो हैप्लॉइड नंबर होना चाहिए। तो डेट्स वाई जो पहला न्यूक्लियस होता है वो मियोसिस में जाता है, उससे 4 बनते हैं, फिर आगे 4 से 8, 8 से मतलब कि 16 और इस तरीके से वो डिवीजन फिर चलना शुरू हो जाती है, जिसको आप जर्मिनेशन ऑफ oospore बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम अटैच किया जिसके अंदर जो है वो एक तरफ पर ए सेक्सुअल साइकिल दिखाया गया है और दूसरी तरफ पे सेक्सुअल साइकिल मतलब कि दिखाया गया है। जब आप पूरा टॉपिक सीख लेंगे तो यहाँ पर आकर आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं कि किस किस तरीके से ज़ूओस्पोर या अप्लानोस्पोर बनता है और किस तरीके से मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन बनता है और उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जी, वुचेरिया को डिस्कस करने के बाद अब हम एक और इंटरेस्टिंग एल्गी को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी पिनुलेरिया, ठीक है।
पिनुलेरिया की क्लासिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिनुलेरिया की ख़ास बात ये होती है कि इनके अंदर दो शेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जनरल सी डायग्राम जो है मैंने दिखाई है, यहाँ पर अटैच की है। इसके अंदर तो हमें दो शेल्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि एक शेल इनका अपर पार्ट होता है और एक शेल जो है वो इनका लोअर पार्ट होता है। तो इनके अंदर जो है वो दो शेल्स जो है वो मौजूद होते हैं और वो मिल के स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन को एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं कि किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा है, डिवीजन बेसिलोरोफाइटा है, क्लास जो है वो बेसिलोरोफाइसी है, ऑर्डर जो है वो पिनेल्स है या पिनेलस भी बोल सकते हैं, फैमिली जो है वो नेविक्यूलॉइडी है, ठीक है, और जीनस जो है वो पिनुलेरिया है। ये देखें जी, सबसे पहली डिस्कशन जो है वो सेल वॉल और वेल्व्स के हवाले से ही आ रही है। ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी इलोंगेटेड होती है, मतलब कि ये लंबाई के अंदर थोड़ा सा मौजूद होते हैं। सेल वॉल जो है वो पैक्टिव सब्सटेंसेस का मौजूद होते हैं और इसकी सबसे ख़ास बात ये कि इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका जो है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल जो है वो काफ़ी हार्ड होती है। ठीक है, इनकी सेल वॉल को हम दो हाफ्स के अंदर, दो वेल्व्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो ऊपर वाला वेल्व होता है उसे हम एपिथीका कहते हैं और जो नीचे वाला वेल्व होगा उसे हम हाइपोथीका कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंटेड है, मतलब कि ये जो साइड के ऊपर जो जहाँ पर अपर और लोअर वेल्व आपस में मिल रहा होगा उसको हम सिंगुलम कहते हैं। ठीक है, ये आगे चल के दोबारा बार बार चीज़ें रिपीट होंगी। अब दोनों वेल्व्स के अंदर जो इनर प्रोटोप्लास्ट है उसको हम फ्रस्ट्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे नए नए वर्ड्स जो हम सीख रहे हैं, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। इसकी बॉडी इलोंगेटेड है, दो शेल्स के ऊपर, दो हाफ्स के ऊपर डिवाइड है। जो अपर वाला हाफ होगा उसे हम एपिथीका कहते हैं, जो लोअर वाला हाफ होगा उसे हम हाइपोथीका कहते हैं। साइडों के ऊपर अपर और लोअर हाफ जहाँ पर मिल रहा होगा उसको हम सिंगुलम कहते हैं, और इन अपर और लोअर हाफ्स के दरमियान में जो सारा प्रोटोप्लास्ट है उसको हम फ्रस्ट्यूल का नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर मज़ीद अच्छी डायग्राम जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक दफ़ा डायग्राम दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक इसके अंदर अपर हाफ है, मतलब कि, और एक लोअर हाफ है। अपर हाफ को आप एपिथीका कह रहे हैं और लोअर हाफ को आप हाइपोथीका का नाम दे रहे हैं। इसके वाले से मज़ीद भी बातें हमने करनी है यहाँ पर, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर उसको हम देखते हैं जी। जो सरफेस ऑफ द हाफ है, मतलब कि उसके अंदर जो है ना वो छोटे छोटे पोर्स या पिट्स जो है वो मौजूद होती हैं, और इनकी ख़ास बात ये है कि आपको अपर हाफ के अंदर भी और लोअर हाफ के अंदर भी इस तरीके से जो है वो छोटी छोटी लाइनें जो हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब कि इसके आप देख सकते हैं कि अपर हाफ के ऊपर भी छोटी छोटी लाइनें हैं और इसके लोअर हाफ जो हाइपोथीका है वहाँ पर भी छोटी छोटी लाइनें हैं जिनको वॉल मार्किंग्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, और वो एरिया जहाँ पर मार्किंग नहीं है उसको हम एक्सियल फील्ड कहते हैं, मतलब कि इसके बिल्कुल सेंटर वाला जो एरिया है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सियल फील्ड कह रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि अंदर की तरफ एक छोटी सी लाइन, एक डिप्रेशन होता है जिसे हम रेफी कहते हैं। ठीक है, रेफी कहते हैं, और उस एक्सियल फील्ड के अंदर ये लॉन्गिट्यूडल लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसे हम रेफी कहते हैं। इस रेफी की ख़ास बात यह है कि ये सेंटर से भी इसमें एक सेंट्रल नोड्यूल होता है और इसकी टिप्स के ऊपर भी यहाँ से, मतलब कि छोटे से सुराख होते हैं जिनको हम पोलर नोड्यूल कहते हैं। या आप देख सकते हैं ऊपर भी एक पोलर नोड्यूल है और नीचे भी पोलर नोड्यूल है। इस सेंट्रल नोड्यूल और पोलर नोड्यूल का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये आउटर और इनर इन्वायरमेंट को आपस में जोड़ते हैं, मतलब कि जो बाहर से पानी वगैरह हो सकता है या कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो सकते हैं वो इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बातें बहुत ही सिंपल हैं, अगर आपका फोकस डायग्राम के ऊपर है तो बात आराम से समझ आ सकती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दो हाफ्स के ऊपर डिवाइडेड है। जो ऊपर वाला हाफ होता है, जो ऊपर वाला शेल होता है उसको हम एपिथीका कहते हैं। जो लोअर वाला होता है उसे हम हाइपोथीका कहते हैं। वो एरिया जहाँ पर ये दोनों वेल्व्स, दोनों हाफ मिल रहे होते हैं उसे हम सिंगुलम कहते हैं। और वो वाला एरिया जो हाफ्स के नीचे है जहाँ पर लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं उसे हम वॉल मार्किंग कहते हैं। और वो वाला एरिया जहाँ पर ये वॉल मार्किंग नहीं है, बिल्कुल सेंटर के अंदर, उसको हम एक्सियल फील्ड कहते हैं। उस एक्सियल फील्ड के अंदर एक डिप्रेशन होता है, एक लाइन होती है जिसको हम रेफे कहते हैं। उस रेफे के सेंटर के अंदर भी उभार होता है और उस रेफे के टिप्स के ऊपर भी उभार होता है। जो टिप्स के ऊपर उभार होगा उसको हम पोलर नोड्यूल कहते हैं, और जो सेंटर के अंदर उभार होता है या थिकनिंग होती है उसको हम सेंट्रल नोड्यूल कहते हैं। इन दोनों नोड्यूल्स का काम ये होता है कि ये इन्वायरमेंट के साथ, मतलब कि अंदर वाले इन्वायरमेंट का आउटर इन्वायरमेंट के साथ जो है वो ताल्लुक़ बनाए रखता है।
अच्छा जी, अब इसके बाद हम सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके सेल स्ट्रक्चर की एज़ सच जो है वो यहाँ पर कोई डायग्राम अटैच तो नहीं है, लेकिन हम सिंपली जो है वो बहुत आसानी से इसको अज़्यूम कर सकते हैं कि इसका सेल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। इसका साइटोप्लाज्म ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मतलब कि अरेंज होता है पाराइटल के ऊपर, मतलब बाउंड्री के ऊपर होता है। जिस तरह हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है और वो पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो एक साइड के ऊपर जो है ना वो बाउंड्री के ऊपर ही रह जाता है और उसको हम प्राइमोर्डियल आर्टिकल का नाम देते हैं। और उस लार्ज वैक्यूल के ऊपर जो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और वो जो सिंगल न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस की मदद से वहाँ पर मेंटेन करवाया गया होता है। अगर आपने स्पाइरोगायरा वाला लेक्चर सुना है और उसको तैयार किया तो उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से था कि उसका जो लार्ज वैक्यूल होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस पड़ा होता है और उसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस की मदद से जो है वो वहाँ पर मेंटेन करवाया गया होता है। इसके सेल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो 2 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे, ठीक है, और वो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है। जिस तरीके से हमने पिछले के हवाले से देखा है कि वहाँ पर जो है वो ज़ैंथोफिल मतलब कि उसका करैक्टरिस्टिक पिगमेंट है, इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट जो है वो इसका स्पेशल पिगमेंट है, ठीक है। इसकी वजह से इसका स्पेशल कलर जो है वो इसको मिलता है। जो पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, विटेरिया हमने जो पढ़ा था उसके अंदर आपको कोई पायरोनॉइड नहीं मिलता, लेकिन इनके अंदर 1 या 2 पायरोनॉइड्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्टार्च नहीं बन रहा होता बल्कि इनके अंदर ऑयल या कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम क्राइसोलेमिनेरिन कहते हैं, वो इसके अंदर बन रहा होता है। लोकोमोशन के हवाले से देखें तो हमने इसकी डायग्राम देखी है, हमें इसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्लैजेला जो है वो फ़िलहाल दिखाई नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और ये सिर्फ ग्लाइड करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। और इनकी ग्लाइडिंग के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प करती है और साथ में जो इनके बाहर म्यूसिलेज होता है वो इनको ग्लाइड करने में पानी के अंदर या तैरने के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जी। यहाँ पर इसको हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास इस तरीके से पहले एक पेरेंटल पिनुलेरिया जो है वो मौजूद है। अब इस पेरेंटल पिनुलेरिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, ठीक है। और जैसे ही डिवाइड करता है तो ये दोनों जो हाफ्स होते हैं ये एक दूसरे के दूर जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप इसमें डार्क एरिया जो है वो ज़रा गौर कीजिएगा कि किस तरीके से ये पेरेंट पिनुलेरिया यहाँ पर ड्रा किया गया। तो जैसे ही मतलब कि वो दोनों दूर होते हैं तो एक हाफ अलग हो जाता है और दूसरा हाफ अलग हो जाता है और उसी वक्त के बाद मतलब कुछ देर गुजरती है तो पहला हाफ जो है वो अपना जो एब्सेंट वाला शील्ड होती है या एब्सेंट वाला शेल होता है उसको बना लेता है। मतलब कि लेट से अगर हम कहते हैं कि पहला जो पेरेंट वाला था उसका हाइपोथीका और एपीथीका जो है वो अलग हो गया, तो जिसका हाइपोथीका मिसिंग था वो अपना हाइपोथीका बना लेगा और जिसका एपीथीका मिसिंग था वो अपना एपीथीका बना लेगा। इसी तरीके से मज़ीद इसको समझाने के लिए इसको हमने मज़ीद देखा है कि फिर से दोनों जो हैं वो शेल अलग अलग हो जाएंगे और फिर दोनों जो हैं वो अपना मिसिंग मिसिंग शेल जो है वो बना लेंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर फिर यही हो रहा है कि मतलब कि दोनों शेल्स अलग होते हैं और वो अपना मिसिंग शेल जो है वो बना लेते हैं। इसके अंदर एक बात नोट कीजिएगा कि जो पेरेंटल शेल है वो तो अपने प्रॉपर साइज़ का रहता है, लेकिन जो दूसरे वाले बनते हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो छोटे साइज़ के होते जाते हैं और बाद में मतलब कि इनका साइज़ जो है वो रिटेन कर लिया जाता है ऑक्सोस्पोर्स की मदद से। वो ऑक्सोस्पोर्स हमने आगे चल के पढ़ना है। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि इसमें पेरेंटल जो होता है हाइपोथीका और एपीथीका उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और न्यूक्लियस डिवाइड करता है। दोनों हाफ जो हम एक दूसरे के से दूर हो जाते हैं और फिर जो नेक्स्ट होता है वो मतलब कि दोनों हाफ जो है वो अपना मिसिंग हाफ जो है वो बना लेता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है कि जिस तरीके से एक सेल जो है वो 2 के अंदर डिवाइड करता है, 2 से 4 में होता है, तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है कि इसके अंदर ऑक्सोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। अब ऑक्सोस्पोर्स बनने के 2 मेथड हैं, एक मतलब कि कॉमन बड़ा मेथड है जिसको हम गैमीट फॉर्मेशन कहते हैं और एक जो है वो पार्थिनोजेनेसिस वाला है। तो इसको हम डायग्राम से सीखते हैं जी। इसमें क्या होता है गैमीट फॉर्मेशन के अंदर कि 2 डिफरेंट पिनुलेरिया भी आ सकते हैं, 2 सेम पिनुलेरिया भी आ सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको समझाने के लिए 2 डिफरेंट पिनुलेरिया लिए हैं, ठीक है। देखें आप ऊपर मतलब कि अलग-अलग थे, जैसे ही वो डिवाइड किए हैं तो 2 डिफरेंट पिनुलेरिया जो हैं वो आपस में करीब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा और उनके बाहर जो है वो म्यूसिलेजिनस शीट जो है वो बन जाती है।
जैसे ही म्यूसिलेजिनस शीट बनती है और वो दोनों करीब होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस है वो मियोसिस मतलब कि उनके अंदर होती है। और जैसे ही उनके अंदर मियोसिस होती है तो एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दिखाया गया है कि उन 4 में से जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। और जैसे ही वो न्यूक्लियाई डीजनरेट होते हैं तो इस दोनों पिनुलेरिया के अंदर वाला जो प्रोटोप्लाज्म है वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमीट्स के अंदर। और फिर दोनों के शेल जो हैं वो उतर जाते हैं, और दोनों के शेल जैसे ही उतरते हैं तो उनमें से 2 गैमीट्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। और जब दोनों गैमीट्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो उसको हम ऑक्सोस्पोर कहते हैं। और ऑक्सोस्पोर जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर दिखाया गया है कि अपने दोनों शेल्स जो हैं वो सेक्रीट कर लेता है। ऊपर वाले को हम एपिथीका कहते हैं और जो नीचे वाला है उसको हम हाइपोथीका का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गैमीट फॉर्मेशन के अंदर जो है वो एक नया हाइपोथीका जो है वो यहाँ पर बनता है, और इसमें एक्सोस्पोर्स की फॉर्मेशन भी होती है। पार्थिनोजेनेसिस बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें ये होती है पार्थिनोजेनेसिस एक्चुअल में जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पिनुलेरिया है, उसके अंदर जो है वो म्यूसिलेज जो है वो उसके गिर्द सक्रीट होगी। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस की माइटोसिस होती है। पहले एक न्यूक्लियस था, अब 2 न्यूक्लियस हो गया। जैसे ही माइटोसिस हुई है तो उसमें से एक न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है और इसके शेल्स भी उतर जाते हैं, मतलब कि एपिथीका और हाइपोथीका जो है वो उतर जाते हैं। जैसे ही उतरते हैं तो इनके बाहर एक ख़ास किस्म की जो लेयर है वो बनती है जिसे हम राइजोनियम कहते हैं। ठीक है, और राइजोनियम जो है मतलब जैसे ही बनती है तो उसके बाहर जो है वो शेल बन जाता है एपिथीका का और हाइपोथीका का, और ये एक एक्सोस्पोर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि इसमें क्या चीज़ नई हुई है। इसमें ये चीज़ नई हुई है कि एक्सोस्पोर जो है वो एक डॉर्मेंट बॉडी के तौर पर यहाँ पर बनता है। कि मतलब जब अब अनफेवरेबल कंडीशंस चल रही होती हैं तो यहाँ पर ऑक्सोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये ऑक्सोस्पोर दोबारा से जर्मिनेट करेगा और इस तरीके से नए पिनुलेरिया के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ऑक्सोस्पोर की जो फॉर्मेशन है, गमीट फॉर्मेशन, वो बिल्कुल सिंपल है कि मतलब कि 2 जो है वो एक तरह के पिनुलेरिया या 2 डिफरेंट पिनुलेरिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके गिर्द म्यूसिलेजिनस शीट बनेगी। जैसे ही म्यूसिलेजिनस शीट बनती है उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है, उससे 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। 4 में से 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या टूट जाते हैं, और जो चौथे वाला होता है वो थोड़ा सा बड़ा होके एक गैमीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों गैमीट्स जो हैं वो अपने पेरेंट के प्रोटोप्लाज्म यानी कि फ्रस्ट्यूल से बाहर आते हैं और आपस में फ्यूज़ करके तो ऑक्सोस्पोर बना देते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो अभी हमने डायग्राम के अंदर सीखी है। पार्थिनोजेनेसिस के अंदर भी डायग्राम को ही मतलब यहाँ पर उसकी टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो मतलब कि थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके अंदर म्यूसिलेज आती है, उसके अंदर माइटोसिस होगी, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है और दूसरे के बाहर जो है वो एक ख़ास किस्म की लेयर बनती है जिसको हम राइजोनियम कहते हैं, और वो राइजोनियम के बाहर फिर नए वाल्व्स बनेंगे, और नए वाल्व्स बनते ही मतलब कि जैसे ही ये अनफेवरेबल कंडीशंस गुजारता है तो वो जो एक्सोस्पोर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एडल्ट पिनुलेरिया के अंदर। तो आज की हमारी डिस्कशन इस हवाले से थी। ठीक है, पिनुलेरिया और हमने विचेरिया डिस्कशन की है। इसके हवाले से कोई भी आपका जो है वो कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, या क्लास के अंदर भी जो है हम इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे।